नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके लिए करंट अफेयर्स का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसी पार्ट को और मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह 6:30 बजे आपके साथ मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात में हम चर्चा करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल के साथ। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हम हर एक करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियोस में कवर करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपके करंट अफेयर से रिलेटेड बनता है तो उससे एक भी सवाल आपसे एग्जाम में ना छूटे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहे हैं उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। और हमारी अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है करंट अफेयर से रिलेटेड तो उसे जाकर जरूर देखें। इससे आपके पर डे करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा जो न्यूज है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, यानी कि भारत का क्या स्थान रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें जो भारत की जो पोजीशन दिखाई गई है वो 14th पोजीशन दिखाई गई है, यानी भारत ने 6 स्थान का छलांग मारा है इस रिपोर्ट में और सीधे 14th पोजीशन पे आ पहुंचा है। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई है वो जिनेवा की एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है और इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। लेकिन इसमें जो टॉप पोजीशन पे जिस देश को रखा गया है वो है स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज है। तो दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी हर एक देश का अपना जो इस रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है कि उस देश में कितने नवाचार जो है क्रिएट किए गए हैं, यानी कि इनोवेशन कैसे जो है वहां पे हो रहे हैं, उस इनोवेशन का समाज में और आर्थिक स्थिति पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वहां के देश के डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ ऐसे की पॉइंट्स को लेकर ये रिपोर्ट जो है निकाली गई है और उसके आधार पे इस रिपोर्ट में भारत को 40वां स्थान मिला है। तो दोस्तों, अगर हम इसके पिछले ईयर की बात करें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो 46th रैंक इस इनोवेशन इंडेक्स में दिया गया था। और 2015 में इसी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 81st रैंक पे था, यानी कि बहुत पीछे था। लेकिन अभी की जो रिपोर्ट आई है उसमें इसके इंडेक्स में काफी सुधार हुए हैं और भारत जो है एक लंबी छलांग लगाकर 40वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इससे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और कैसे सवाल बन सकते हैं तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे पूछ सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे आप याद रखिएगा, क्या? वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक बोलते हैं, ठीक है। और इस सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है, यह आपसे सवाल पूछ सकता है। तो इसमें भारत को जो रैंक मिला है वो 14th यानी कि 40वां स्थान रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि इसमें किस देश को टॉप पोजीशन जो है रखा गया है, यानी पहला स्थान किस देश को मिला है। तो पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, याद रखिएगा, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हो गया। थर्ड ये पूछ सकता है आपसे कि ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये रिपोर्ट जिनेवा की किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई थी। तो जिनेवा की एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई थी। इसे आप याद रखिएगा, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का जवाब होगा। आगे बढ़ते ही देखते हमारा अगला न्यूज। दूसरा हमारा न्यूज है कि विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। कहां की गई है, किसके द्वारा की गई है और कितने मेगावाट की गई है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो विश्व की सबसे जो है लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट की जो स्थापना की गई है वो राजस्थान के जैसलमेर में की गई है और अडानी ग्रुप के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा की गई है। और इसकी जो पावर जनरेशन की अगर बात की जा रही है तो 600 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, जिसमें 600 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ सोलर प्लांट की कैपेसिटी है और 150 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो विंड प्लांट की कैपेसिटी है, यानी कि विंड पावर प्लांट की कैपेसिटी है। और ये दोनों को मिलाकर
विश्व की ये सबसे बड़ी विंड सोलर प्लांट जो है की स्थापना की गई है, इसे आप याद रखिएगा, और अडानी ग्रुप के द्वारा की गई है, इसे भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब इससे जो पावर की प्रोडक्शन की जाएगी उसके लिए अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सेकी के साथ जो है इसने एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। यानी इसने सेकी को 25 सालों के लिए 2.69 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से ये पावर को देने का जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। यानी अडानी ग्रुप जो है इससे जितने भी पावर जनरेट किए जाएंगे वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसे दिया जाएगा, और जो इसकी रेट बताई गई है वो 2.69 रुपीज पर किलोवाट आवर की बताई गई है। ठीक है, और इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर में अडानी ग्रुप के द्वारा एक और भारत की पहली हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना हो चुकी है, और इसकी जो स्थापना हुई है ये राजस्थान के जैसलमेर में, और जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 390 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो अडानी ग्रुप अगर हम पावर के जनरेशन के फील्ड में देखें तो काफी आगे आ चुका है और विश्व में एक अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। तो इससे आपके सवाल बन सकते हैं। और अडानी की यहाँ पे बात हो रही है तो अभी कुछ वक्त पहले जो है अडानी जो है विश्व के दूसरे धनी व्यक्ति के रूप में उभर चुके थे। कुछ ही समय के लिए इन्होंने इस पोजीशन को एक्वायर किया था, लेकिन ये इनके लिए काफी जो है अहमियत भरा पोजीशन था और भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक ऑपरेशन को हमारे भारत देश में रन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़। क्या है ऑपरेशन गरुड़ और किस लिए इसको रन किया जा रहा है, इसके ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए किस किस की मदद ली जा रही है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो ऑपरेशन गरुड़ का जो हमारे देश में इसकी शुरुआत की गई है वो बेसिकली जितने भी जो ड्रग नेटवर्क से जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं या जो लोग हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है उस इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए या उन्हें उन पर रोक लगाने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ का जो है शुरुआत की गई है। और ये भारत के सीबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सीबीआई ने इसके लिए इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ हाथ मिलाकर इस ऑपरेशन को जो है सक्सेस बनाने में लगा हुआ है। बेसिकली ये ऑपरेशन से हमारे देश में जितने भी नशा से संबंधित जो भी वर्कर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो सप्लायर्स है जो नशीली पदार्थों को दूसरे व्यक्ति को देते हैं या बेचते हैं या दूसरे देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। और बेसिकली ये जो ऑपरेशन चलाया गया है ये सीबीआई के द्वारा इंडियन ओशियन रीजन में चलाया जा रहा है। खासकर इसे इंडियन ओशियन के जितने भी रीजन है उसमें इस ऑपरेशन को रेगुलेट किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए कुछ राज्य के पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो इसमें 8 इस राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के पुलिस जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए। और ये जो ऑपरेशन है बेसिकली इस ऑपरेशन में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर नशीली पदार्थों से संबंधित पाया जाता है तो उसमें उसके हर एक जो है प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जा रहा है और उसे अरेस्ट भी कर लिया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन एक अपने आप में खास मकसद लेकर जो है रन किया जा रहा है भारत में, ताकि हमारे भारत देश में जितने भी नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है उससे मुक्ति जो है मिल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहला सवाल बन सकता है कि to dismantle drug networks with international linkages, which of the following operation has been regulated in our countries? तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑपरेशन गरुड़। ये पहला हमारा सवाल का जवाब होगा। दूसरा ये हो सकता है कि जो ऑपरेशन गरुड़ हमारे भारत में चलाया जा रहा है वो भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसे सीबीआई के द्वारा जो है रेगुलेट किया जा रहा है और इसके लिए इंटरनेशनल जो मदद ली जा रही है वो इंटरपोल और एनसीबी की ली जा रही है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस पे आप थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके और इसको अच्छे से पढ़कर आप जो है इसको बढ़िया से रिवीजन करके ही एग्जाम में जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में भारत का एकमात्र व्यक्ति को शामिल किया गया है। और वो एकमात्र व्यक्ति कौन है, अगर आप इस इमेज को पहचानते होंगे तो शायद आप पहचान चुके होंगे, लेकिन
इनके अलावा अगर हम भारतीय मतलब इंडियन बॉर्न या किसी भी इंडियन बॉर्न दूसरे देश के नागरिक की बात करें तो किनको जगह मिली है इस सूची में, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो टाइम मैगजीन के द्वारा जो टाइम 100 नेक्स्ट की सूची निकाली गई है, इसमें भारत के एकमात्र व्यक्ति यानी कि आकाश अंबानी को स्थान दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि आकाश अंबानी जो है भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम फर्म जियो के ये हेड है, और अभी कुछ समय पहले ही मुकेश अंबानी के द्वारा इन्हें जियो के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। और टाइम 100 नेक्स्ट की सूची जो है ये एक टाइम मैगजीन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है। इसमें उन विश्व के 100 उभरते सितारों की सूची निकाली जाती है जिन्होंने अपने फील्ड में एक अलग योगदान दिया है और अपने फील्ड को और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो या स्पोर्ट्स का फील्ड हो या एंटरटेनमेंट का फील्ड हो या किसी भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड के पर्सन को इसमें तभी शामिल किया जाता है जब उन्होंने अपने फील्ड में एक अच्छा कार्य किया है। और ये हमारे भारत देश के सिर्फ आकाश अंबानी को इस सूची में शामिल किया गया है। और एक और इंडियन बॉर्न अमेरिकन को इस सूची में शामिल किया गया, हालांकि ये इंडियन नहीं है लेकिन ये इंडियन बॉर्न अमेरिकन है, यानी इनका जन्म सिर्फ इंडिया में हुआ है। इनका नाम है आम्रपाली गन, और इन्हें भी इस जो है टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है। इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जैसे कि अमेरिकन सिंगर SJA एक्ट्रेस सिडनी स्वेनी और बास्केटबॉल प्लेयर मोरेंट और स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज। और अगर हम एक्टर और टेलीविजन के पर्सनालिटी की बात करें हॉलीवुड में तो के पाल्मर, और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट की बात करें तो फारवीजा फरहान को इस सूची में शामिल किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूची है जो कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा निकाली जाती है। समय समय पे टाइम्स मैगजीन के द्वारा हर एक फील्ड की सूची निकाली जाती है, चाहे वो इनोवेशन की फील्ड की हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड की हो, चाहे वो रिचेस्ट की फील्ड की हो। तो इन फील्डों में टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो है एक सूची तैयार की जाती है, और ऐसे टाइम्स मैगजीन की सूची को आप अच्छे से कहीं लिस्ट कर लें क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में सवाल बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि उत्तराखंड को टूरिज्म सेक्टर में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस पे चर्चा करते हैं। तो उत्तराखंड को टूरिज्म सेक्टर में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी इन्हें 2 अवार्ड दिए गए हैं। पहला अवार्ड है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का और दूसरा अवार्ड है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म का। और इस दोनों जो है अवार्ड से उत्तराखंड को सम्मानित जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे पे किया गया है, जो कि 27 सितंबर को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1980 में की गई थी, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुरुआत बेसिकली टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए की गई थी और इसे 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी दिन उत्तराखंड को यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड को जिस पर्सन को दिया गया है, यानी जिस पर्सन ने रिसीव किया है, वो उत्तराखंड के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर है। उनका नाम है सतपाल महाराज। और ये जो अवार्ड दिया गया है ये हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिया गया है। इनका नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है, यानी कि जगदीप धनखड़ जी अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरी से, और ये न्यूज है कि नेशनल गेम्स 2022 का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। किसके द्वारा किया गया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग की गई है, यानी इसका शुभारंभ किया गया है। कहां? गुजरात में किया गया है। और ये जो नेशनल गेम्स है ये इसका 36th एडिशन है, यानी कि ये इसका 36वां एडिशन है जिसे गुजरात में जो है खेला जा रहा है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वो 29 सितंबर से की गई है और ये 12 अक्टूबर तक ये गेम चलेंगे। इसमें अलग अलग इवेंट्स और बहुत सारे खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस गेम का जो आयोजन हो रहा है वो बेसिकली गुजरात के 6 शहरों में हो रहे हैं, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। लेकिन एक चीज है कि इस गेम के एक इवेंट जिसका नाम है ट्रैक साइकिलिंग इवेंट्स, इस इवेंट का जो आयोजन किया जा रहा है वो गुजरात के बाहर यानी कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इससे सवाल बन सकते हैं कि नेशनल गेम्स 2022 के ट्रैक साइकिलिंग इवेंट्स का आयोजन कहां किया गया है। तो ये
नई दिल्ली में किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ यही एक इवेंट है इस गेम्स का जिसका आयोजन जो है गुजरात के बाहर किया जा रहा है। बाकी जितने भी इवेंट है उसका आयोजन गुजरात के इन्हीं 6 शहरों में किया जा रहा है। और इस नेशनल गेम्स में इस साल 2 और इवेंट को शामिल किया गया है, वो है मालखंबा और योग आसन। ये दोनों इवेंट को भी इस नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, तो इसे आप स्टार मार्क जरूर कर लेंगे क्योंकि इससे आपके एग्जाम में सवाल जरूर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि विश्व की पहली सीएनजी टर्मिनल की नींव रखी गई है गुजरात में और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसकी जो नींव रखी गई है वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है और इसकी जो नींव रखी गई है वो गुजरात के भावनगर में रखी गई है। सीएनजी टर्मिनल यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे आप याद रखिएगा। ये एक तरह का नेचुरल फ्यूल है और ये एक तरह का रिन्यूएबल फ्यूल भी बोल सकते हैं और इसकी टर्मिनल का जो नींव रखा गया है वो गुजरात के भावनगर में रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जितने भी अब सीएनजी से रिलेट जो बिजनेस होंगे यानी कि जो पोर्ट, एक तरह के पोर्ट यहाँ पे तैयार किए जाएंगे और इस पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है सीएनजी के किए जाएंगे। और इस अगर हम सीएनजी टर्मिनल की बात कर ले तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन टन्स पर एनम की है, यानी कि एक साल में ये 5 मिलियन टन्स जो है सीएनजी प्रोड्यूस करेगी ये टर्मिनल। और इस टर्मिनल के साइड में एक पोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए जो है वो फॉरसाइट ग्रुप और गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा एक समझौता किया गया था 2019 में और अब जाकर इसकी नींव रखी जा रही है और इसकी जो डेवलपमेंट की जा रही है यानी इसके पूरे निर्माण में जितने रुपए खर्च होंगे वो 4024 करोड़ रुपीस जो है इसके निर्माण में खर्च होने वाले हैं। और ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इसकी जो निर्माण है वो उसकी शुरुआत जो है 2023 के फर्स्ट हाफ में हो जाएगी और यानी यहाँ से जो बिजनेस है वो रन करना शुरू करेंगे 2026 तक, यानी इन 3 सालों में इस सीएनजी टर्मिनल और पोर्ट का निर्माण कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये बिजनेस और इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये विश्व की पहली सीएनजी टर्मिनल है जिसे गुजरात के भावनगर में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करने वाली पहली यूरोपियन वुमेन कौन बनी है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये एक इटालियन एस्ट्रोनॉट है और इनका नाम है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। ये जो है आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करने वाली यानी इनका संचालन करने वाली ये पहली यूरोपियन वुमेन है और इनको ये जो पोजीशन मिला है ये रसिया के ओलेग आर्टिमियोव से मिला है, यानी कि आईएसएस के इससे पहले जो कमांड कर रहे थे वो रसिया के ओलेग आर्टिमियोव थे और इनकी जगह पे इनकी नियुक्ति की गई है। और अगर क्रिस्टोफोरेटी यानी कि इनके बारे में बात कर ले तो ये 5वीं यूरोपियन कमांडर है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बनाई गई है, लेकिन पहली महिला कमांडर है आईएसएस की, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर हम कमांडर की सूची देखें यूरोपियन स्पेस स्टेशन के कमांडर की तो ये 5वीं कमांडर है, लेकिन अगर हम महिला के रूप में देखें तो ये पहली महिला कमांडर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा दिन स्पेस में बिताए हैं किसी वुमेन के द्वारा, यानी इनसे पहले किसी वुमेन ने इनसे ज्यादा स्पेस में समय नहीं बिताए हैं। इन्होंने 199 दिन यानी कि 199 डेज स्पेस में बिताए हैं 2014 और 2015 के बीच, यानी कि स्पेस में सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक रहने वाली ये विश्व की प्रथम महिला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि आरबीआई के द्वारा जो है रेपो रेट में फिर से चेंजेस किए गए हैं, यानी कि 50 बेस पॉइंट्स को जो है हाइक किया गया है और जो रेपो रेट अब बताई जा रही है वो 5.9% की बताई जा रही है। देखते हैं, यानी कि ये आरबीआई के द्वारा जो है चौथी बार लगातार जो है रेपो रेट में चेंजेस किए गए हैं। और अगर हम मई से अभी तक की बात करें तो टोटल 190 बेसिस पॉइंट्स जो है की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें आरबीआई की रेपो रेट की अगर हम बात कर ले तो अगस्त में आरबीआई की रेपो रेट 50 बीपीएस बढ़ाने के साथ 5.4% रखी गई थी और वहीं जून में अगर देखें तो 4.9% थी।
लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी जो आरबीआई ने रेपो रेट का जो नया चेंजेस जारी किया है वो 5.9% किया है। और रेपो रेट तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक को जो है लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि मनी देता है। यही होता है रेपो रेट। ठीक है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट ही समझे, क्योंकि रेपो रेट से आपके एग्जाम में, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में, इससे सवाल बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित की गई है सृष्टि बख्शी। और ये सृष्टि बख्शी कौन है और इन्हें क्यों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये जो अवार्ड दिया गया है ये किस एजेंसी के द्वारा दिया गया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो अवार्ड है ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड की तरफ से ये चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया है सृष्टि बख्शी जी को। और ये एक जो है वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, यानी कि इन्होंने वुमेन के जो अधिकार है उसके लिए कई सारे योगदान दिए हैं, इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं। उनमें से एक कार्य ये है कि इन्होंने जो है भारत की 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, सिर्फ महिलाओं को अधिकार के बारे में समझाने के लिए, उनके अधिकार के बारे में अवेयर करने के लिए। और इनके इसी कारनामे के कारण यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स के द्वारा चेंज मेकर का अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और बेसिकली ये जो है ये खासकर जो हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो अधिकार नहीं दिए जाते हैं या जो उनके प्रति वायलेंस किए जाते हैं उनके लिए ये खासकर आवाज उठाने वाली महिला है। और ये समाज में महिलाओं को अधिकार दिलाने का कार्य करती है, यानी उन्हें सपोर्ट करने का कार्य करती है। इनके इसी सराहनीय कार्य के लिए इन्हें चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो इन्होंने भारत की 3800 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा इन्होंने निकाली थी उसके आधार पे इनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। और इस फिल्म का नाम है VOMB, यानी कि वुमेन ऑफ माई बिलियन। और इस फिल्म को रिलीज भी किया गया और काफी जो है इस फिल्म ने पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक अवार्ड की अगर हम बात करें तो इस अवार्ड से भी आपके एग्जाम में सवाल बनने की संभावना बन सकती है। दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ आपके लिए वैसे ही करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अगर चाहे तो दिन में 50-60 जो है न्यूज आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि आप कम समय में अपने करंट अफेयर्स के पार्ट को मजबूत करना चाहते हैं और सिर्फ उसी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पे फिल्टर्ड करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं और उनको हर एक पॉइंट उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं, ताकि अगर किसी भी पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल आए तो वो आपसे ना छूटे। अब इस करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके लिए भी एक प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न ये है आपके लिए, जो हमारा यहाँ पे प्रश्न है वो करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड है। सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग ने अपना वर्तमान नाम इंटरपोल कब अपनाया था, यानी कि इंटरपोल का पुराना नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग। और इसे इंटरपोल नाम कब दिया गया है यही आपसे पूछा जा रहा है। ईयर है 1953 यानी कि 1953, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1957 और चौथा ऑप्शन है 1956। और इसका जवाब आपको हमारे कमेंट में देने हैं। तो आप इसका जवाब हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। जब आप बेल आइकन को प्रेस करें तो नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर दे। इससे हमारे जितने भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।